नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं खदीजा टीवी और हम आपकी खिदमत में एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि आप खुसूसन देखते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपकी सेहत से रिलेटेड। प्रोग्राम का नाम है सेहतमंद ज़िंदगी। आप इस प्रोग्राम को बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे लोग मुतासिर भी हुए हैं। पूरी दुनिया को आपने देखा किस तरीके से एक ही लम्हे में अपनी रद्दोबदल और चेंजेस के दौर पर गुजरती रही। यहाँ बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए ज़िंदगी भी मुख्तलिफ हो गई, और अगर बड़ों की बात करें तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ हम सेहत से रिलेटेड बातें करते हैं और आपको अवेयर करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। इसी कड़ी में हम मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे सर्जरी के उन लम्हात के बारे में, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम ताहिर साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, और इस प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और आपका वक्त देना ये मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र है। तो जो पहला सवाल है डॉक्टर साहब, कि सर्जरी के बारे में जब बात होती है तो हर आदमी ऑपरेशन के नाम से डरता है। ऐसा कौन सा मरहला है कि एक लेमैन, एक आम आदमी, वो ये खुद डिसाइड करे कि ये केस जो है सर्जन को दिखाना है, ये मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाना है, या मुख्तलिफ चीज़ों को इसमें दिखाना है? तो वो कैसे डिसाइड करता है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और ताकि इस खदीजा टीवी का जिसने आज मुझे ये मौका दिया और अपनी बात रखने का, तो व्यूअर्स से मैं यही मुखातिब हूँगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये यानी डिसाइड करना कि ये सर्जरी का केस है या मेडिसिन का। तो सबसे पहले ये है कि सर्जिकल केसेस में जो सबसे फर्स्ट कंप्लेंट होती है वो है पेन। जी। अगर कोई भी पेशेंट जो ये कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे बहुत सीवियर पेन है, तो उसमें सबसे पहले उसको मेरे ख्याल से उस फर्स्ट कंप्लेंट से सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो पेन है वो एक रीज़न, एक वजह हो सकती है कोई सर्जिकल प्रॉब्लम की। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई एक आदमी के पता चला, लेकिन कभी कभी इंसान अपने जिस्म पे देखता है, क्योंकि जनरल सर्जरी का मसला है कि वो हर एक जो ग्रोथ है और उस ग्रोथ को कैसे ट्रीट करना है, ये एक आदमी कंफ्यूज होता है कि उसको लगता है कि ये चीज़ जो है अगर हमारे कहीं बॉडी में उभर कर आ रही है सामने। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हर बढ़ी हुई चीज़, हर ग्रोथ, हर सिस्ट कैंसर होती है? क्योंकि जहाँ से फिर वही सवाल आता है कि एक आम आदमी कैंसर शब्द से भी और उसके लफ्ज़ से भी बहुत डरता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो ये जो एक आम तौर से जो एक जनरल पब्लिक में एक ये होता है कि साहब मेरे कहीं ग्रोथ हो गई, तो उनमें तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो उस इन तीन चीज़ों से वो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि जब कहीं आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में एक्सटर्नल या कोई इंटरनल महसूस हो रहा है कि कोई ग्रोथ है, तो वो किस डॉक्टर को कंसल्ट करे। तो उस ग्रोथ में एक ये चीज़ है कि वो ग्रोथ, उसका ड्यूरेशन, यानी किसने वक्त से है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ग्रोथ ही बॉडी में एक्सटर्नल बहुत दिनों से है, मिसाल के तौर पे बचपन से है, या 8 साल से, 4 साल से, 6 साल से है, और अगर उसमें पेन नहीं है, तो ये एक मैसेज ये देता है उसको कि ये कोई नॉन कैंसरस है। और अगर कोई ग्रोथ ऐसी बॉडी में है कहीं भी, XYZ कहीं भी है, अगर उसको ये महसूस हो रहा है कि ये ग्रोथ जो है कुछ दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिन में और 3 महीने में कुछ साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसमें पेन हो भी सकता है या नहीं भी है, तो और साथ में अगर उसको कुछ भूख की कमी महसूस हो रही है और कुछ दिनों से वज़न भी गिर रहा है, तो ये अलामत है कि ये कैंसर की तरफ इशारा कर रहा है। तो उसको फ़ौरन, यानी ये सोच के उसको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी, अगर कहीं भी कोई भी स्वेलिंग, चाहे वो ख्वाह औरत हो या मर्द हो, उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट में या कहीं भी कोई ग्रोथ है, जिसको आप ग्रोथ कह रहे हैं, हम उसको लम्ब भी कहते हैं हम लोग, या स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलिंग, तो वो अगर उसमें पेन है, अगर उसको कोई छूता है, उसमें दर्द है या कुछ है, तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है।
अब तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो इसको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये ग्रोथ जो है बहुत दिनों से है तो नॉन कैंसरस होगी, और अगर ये सडनली बढ़ी है कुछ दिनों में, उसका साइज़ पे नहीं है, कुछ छोटे से भी साइज़ का है और वो कुछ दिनों में अपीयर हुई है और उसमें, तो उसका फिर आपको यानी ये सोचना पड़ेगा इट कैन बी कैंसरस, ये कैंसर की हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, अब सर्जरी के बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं। एक आदमी को पता नहीं चलता है कि वो किस रुख पर जा रहा है, लेकिन क्योंकि अब आज की अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ख़ास तौर से कैलकुलस या हम उसको पथरी की बीमारी कहते हैं, और वो अलग अलग जगहों पर किडनी में हो सकती है, गुर्दे में, या आपके गॉल ब्लैडर में है, या डिफरेंट तरीके की इस तरह से होती है। तो सर्जरी के इस मुकाम ये इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए? क्या इसके सिम्टम्स हैं जो एक, जैसे आपने कहा कि वो दर्द जो है वो बता देता है कि वो क्या है, तो ये किस तरह का पेन है, किस तरह का दर्द है, कि अगर हम ये समझ सकें कि ये किडनी में स्टोन है या ये गॉल ब्लैडर में स्टोन है? तो ये जो आपने पूछा कि स्टोन, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें जो आए दिन हम लोग देखते रहते हैं और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो ऑपरेशन करते हैं वो स्टोन गॉल ब्लैडर में। तो अभी और दूसरा ये है कि कभी गुर्दे में या गुर्दे की नली में या पेशाब की थैली में, तो उसके जगह अलग अलग जो उसकी मकामात हो सकते हैं वो स्टोन हो सकता है। और कभी कभी हमारी जो ग्लैंड होती है, सलाइवा जो सेक्रेट करती हैं, उसमें भी स्टोन पाया जाता है। तो ये कॉमन साइट्स हैं जिसमें गॉल ब्लैडर एक बहुत आम बीमारी है। और इसमें जो आपने कभी सवाल किया था बहुत अच्छा, क्या इसमें हमेशा पेन होगा? ये ज़रूरी नहीं है जी। स्टोन अगर गॉल ब्लैडर में वो है तो वो सिम्टोमेटिक, यानी उसकी वजह से कुछ मरीज़ को तकलीफ़ें परेशानी हो सकती हैं, या फिर उसको जो है वो हो सकता है कोई दर्द ना हो, कुछ भी पता ना हो, और किसी और वजह से उसने अपना अल्ट्रासाउंड या किसी और चीज़ के लिए कराया और पता लगा कि इसमें स्टोन जो है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैं अपने व्यूअर से यही बताना चाहूँगा, जब कभी भी आपको चाहे एक जो कॉमन एज ग्रुप होता है वो एक फर्टिलिटी ग्रुप, फीमेल में बहुत ज़्यादा, मेल में भी हो सकता है लेकिन फीमेल में, लेडीज़ में भी ये बहुत कॉमन बीमारी है। और साथ में जो एज फैक्टर है, यानी फर्टाइल, जिस एज ग्रुप में जो लेडीज़ जो होती हैं जिनको कि जो मेंसेस वगैरह आते हैं, तो उस एज ग्रुप में और उसके बाद भी कॉमन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली जो 20 पेशेंट हैं, जो लेडीज़ हैं फर्टाइल एज ग्रुप की हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। मेल्स में भी हो सकता है, इवन छोटे बच्चों में भी देखा जा सकता है, उसकी वजह दूसरी होती हैं। तो ये स्टोन जो गॉल ब्लैडर में है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से जो महसूस होता है कि साहब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बदहज़मी सी हो गई, खाना ठीक से हज़म नहीं होता, गैस, तो इसको मामूली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे ऊपर पेट की तरफ दर्द है थोड़ा बहुत भी, या फिर कुछ उल्टी से महसूस हो रही है या कुछ डकार आ रही है, तो अगर वो आपके बार बार ये प्रॉब्लम रह रही है, कुछ हल्का सा नॉजिएटिंग फील हो रहा है, तो उसको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता नहीं लगता, 4-4, 5-5 साल से स्टोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से जो गुर्दे के लिहाज से आपने पूछा, तो गुर्दे में भी 2 तरह के स्टोन होते हैं, एक तो सिम्टम्स के साथ होते हैं और एक होते हैं एसिम्प्टोमेटिक। तो जो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल हालांकि पूछ रहा हूँ कि खुदा न करे, अल्लाह न करे, किसी को ये चॉइस दी जाए कि आप कौन सा स्टोन पसंद करेंगे, जो पेन वाला है या जिसमें पेन नहीं है, तो एक आम से कहेगा कि मुझे जो पेन ना हो, लेकिन वो साइलेंट स्टोन इज़ मोर डेंजरस, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कोई छुपा हुआ दुश्मन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इसमें ख़ास कुछ तवज्जो, तो नाज़रीन आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें खुसूसन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम तवज्जो नहीं देते। शायद ये प्रोग्राम भी आप ऐसा ही देखते रहें, लेकिन अभी जो बात हो रही है उस पर डॉक्टर साहब की ख़ास तवज्जो और आप तमाम नाज़रीन की तवज्जो कि जो पेन नहीं कर रहा है, जो स्टोन, वो ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत उसके कि जो पेन कर रहा है, उसके बारे में आप तफसील से बताइए आप साहब। जी, तो गुर्दे के स्टोन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया
कि स्टोन के अलग अलग शेप और साइज़ होते हैं। तो जो दर्द करता है स्टोन, उसमें छोटे छोटे ऑक्सलेट स्टोन से बोलते हैं, तो वो स्टोन गुर्दे के अंदर जहाँ भी होता है वहाँ डैमेज करता है, जिसकी वजह से पेशाब में खून भी आ सकता है और दर्द होगा। तो वो चीज़ पहले डिटेक्ट हो जाती है। और जो दूसरे स्टोन होते हैं फॉस्फेट, दोनों ही वो स्टोन ऐसे होते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ के देखें, उनका साइज़ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और कभी कभी वो अदरक के पंजे की तरह स्टैग हॉर्न कहते हैं, इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं और वो पूरी किडनी को डैमेज कर देते हैं। और मैंने इस तरह के भी ऑपरेशन किए, बड़े स्टोन जिसमें कि पूरी किडनी डैमेज, और मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दर्द है, ये दर्द नीचे के एरिया में हो रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप फ़ौरन कंसल्ट करें। और वो स्टोन जो उसको बोलते हैं कॉलिक की, रीनल कॉलिक पेन, लेकिन साइलेंट स्टोन्स आर ऑलवेज डेंजरस। दे आर, ये कभी कभी जो डायग्नोज होते हैं वो किसी और वजह से, आपने एक्सरे कराया, मिसाल के तौर पे फीवर आ गया या कुछ, तो कोई और इन्वेस्टिगेशन या अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, उसमें पता लग गया, तो फिर उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि साहब, एक आम तौर से ये लोगों के रहता है, व्यूअर से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कभी भी साइलेंट स्टोन गॉल ब्लैडर में और स्पेशली गुर्दे में अगर साइलेंट स्टोन मिल रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से, सर्जन से मिलें। डॉक्टर साहब, अब यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि तो एक बिल्कुल मेडिकल टर्म है, हम आम लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पहला जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि किस तरीके से, जैसे कि आपने भी कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन और वो चीज़ें जो पता ही नहीं चलती किसी पेशेंट को, तो उसके लिए एक ख़ास क्या वजह हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, घर में रहकर, अगर मेडिसिन के अलावा भी कुछ आप टिप्स देना चाहें इस। देखिए, सबसे पहले गुर्दे के स्टोन के लिए मैं ये अपने व्यूअर से कहूँगा कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो आप पानी खूब पिए। स्पेशली गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो जो हमारा जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो 1 से 1.5 लीटर होता है। तो आप अगर गुर्दे का काम है जिस्म के अंदर से, तो उसकी सफाई फ़िल्टर का काम करती। तो अगर आप फ़िल्टर को, मिसाल के तौर पे आप इसको, मैं बहुत छोटी सी एक उसे एग्जाम्पल दे के बताना चाहता हूँ। आजकल लोगों के घर में गीज़र लगे हुए हैं और आप देखते हैं कि 2 साल 3 साल के बाद उस गीज़र में धीरे धीरे पानी आना कम हो जाता है, और वो जब उसको बुला के दिखाते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम के, जब उसको क्लीन किया जाता है, यही हाल गुर्दे का है। अगर हम उसको पानी, यानी उससे फ्लो होता रहेगा और पानी पीते रहेंगे 1 से 1.5-2 लीटर, तो यकीन मानिए बहुत। और दूसरा, पानी की क्वालिटी, जो पानी हम ले रहे हैं, तो मुझे याद है कि मैं जब बाहर कभी गया वहाँ पे, तो जब मिडिल ईस्ट में, तो मुझे एयरपोर्ट पे ही जो ड्राइवर लेने आया था उसने बताया कि डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो पानी है वो समंदर के पानी से बनाया जाता है, उसमें थोड़ा खारापन है, तो आप पानी खूब पीजिएगा। तो ये अवेयरनेस, मैं उससे बड़ा, यानी मैंने उससे बहुत ही ये सीखा कि कम से कम इतना अवेयरनेस, जो हमारे जो आम जनता है वो बहुत लापरवाह है अपनी ज़िंदगी सेहत के लिए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़िंदगी जो आपको दी है और अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसकी वैल्यू को आप समझें और छोटी सी भी चीज़ को नज़रअंदाज न करें। उसके लिए सबसे पहले आपके आसपास, अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएचसी है, और वहाँ पे डॉक्टर्स एमबीबीएस हैं, उनको आप अपनी बात ज़रूर जाके बताएं। और हम लोग जो इस बीमारियों का जो इसको डायग्नोस करते हैं, उसमें 85% बातचीत से ही डायग्नोस करते हैं। यानी वो हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि भाई ये मेरी डायग्नोसिस जो क्लिनिकल है, उसको प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल मेरे जहन में एकदम से आ गया, तो मैंने कहा इस बीच में मैं आपसे करूं, क्योंकि हम सारी चीज़ों का जो डिपेंडेंसी है वो है खान पान के ऊपर,
और अभी अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अगर रूरल एरिया की बात करें तो उसका बिल्कुल अलग है। एक आम इंसान के लिए इन तमाम अमराज को, मर्ज को दूर करने के लिए या उससे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, कभी वो तो होना ही है ज़िंदगी के साथ ये सारी चीज़ें, कैसे खान पान को वो कंट्रोल करे, अपनी डाइट चार्ट को वो कैसे मेंटेन करे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल और खान पान से वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे अभी आपने स्टोन के बारे में पूछा, तो ये देखा गया है कि जो गुर्दे में स्टोन है वो जो लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, जिसकी बहुत सी वजह हैं, लेकिन खान पान में एक वजह ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं तो वहाँ पे स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आप उसमें को हाइड्रेट नहीं कर रहे, पानी कम पी रहे हैं। इसी तरीके से गॉल ब्लैडर में जो गॉल स्टोन्स हैं उसमें हालांकि बहुत सी बीमारियां खान पान से, मैं ये तो 2 एग्जाम्पल जो आपने भी मुझसे पूछा मैं उसके रिलेशन में बता रहा हूँ। तो न्यूट्रिशन इंसान का वो बहुत ज़रूरी है, यानी हेल्दी खाना। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ actually assessed by the social well-being, mental well-being and physical well-being। तो ये 3 चीज़ें, यानी सोशली भी आप अच्छे से रहें, फिज़िकली भी हों, और तो उस खाने पीने में जो गॉल ब्लैडर में है, बहुत से लोग आजकल मैं देखता हूँ फैमिलीज़ में बच्चे हैं जो अच्छी फैमिली के हैं या जिनके पास पैसा दिया है, तो वो लोग आपसे जंक फूड बहुत खाते हैं। इवन मैंने बड़े लोगों को देखा है, ये जंक फूड्स जो जितने भी हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट आप ले रहे हैं, या जो ऑयल है खाना जिसमें बन रहा है, तो और भी न्यूट्रिएंट हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे, और मैं समझता हूँ कि एक मकदार से अगर आप वो लेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और हाइड्रेट रहेंगे। ये चलिए, ये तो बहुत अहम हो गया। अब हम कुछ बैड हैबिट्स की बात करते हैं, खुसूसन वो चीज़ें जो आज के दौर में इंसान, ड्रग्स से तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पान मसाला है, टोबैको है, ख़ास तौर से सिगरेट है, या शराब भी लोग लेते हैं। ये कितनी नुकसानदेह बॉडी के हर पार्ट के लिए होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो स्टोन को क्रिएट करने में इस तरीके के, उसमें क्या ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं चीज़ें? देखिए, बैड हैबिट जो है, जो आपने 3 का नाम लिया, ये बहरहाल किसी भी हालत में ये तो नहीं कहा जा सकता अब कि ये जो है वो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पे पान मसाला या किसी भी तरह का मसाला हो, ये अब प्रूव्ड हो गया है कि ये एक कैंसर जो चीक का होता है, ज़बान का, टंग का कैंसर और चीक का कैंसर, ऐसे लोग जिनके अंदर ये मसाला खाते हैं उनमें इंसिडेंस बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसे लोग भी थे, तो ये वजहात अभी हमें ये पता नहीं लगा है कि ये एकदम कंफर्म है। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं, ये देखा गया कि मैंने 100 केसेस जो सिगरेट पीते हैं उनको देखा गया, और 100 जो नहीं पीते थे, तो उनमें ये देखा गया जो पीते थे उनमें कैंसर ज़्यादा था, जो नहीं पीते थे उनमें भी कैंसर हुआ, लेकिन उसका रेट बहुत कम था। तो ये, और दूसरी बात ये भी मैं आपसे कहूँ कि बहुत सी दवाएं, ये जो अल्कोहल है, यही अल्कोहल फ़ायदेमंद भी होता है, कुछ दवाओं में होता है। और आजकल जो कोविड के पीरियड में सैनिटाइज़र, ये क्या है? ये अल्कोहल है, हम अपने हाथ में लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। तो उसको किस हैबिट से अगर आप ले रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें नुकसानदेह नहीं होती, बस आपका लेने का तरीका क्या है। जी हाँ, वो आप अगर उसकी हैबिट बन गई है, उसके आप आदी हो चुके हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अल्कोहल पीना बहरहाल अच्छी बात है, किसी भी रिलीजन, किसी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि अल्कोहल अच्छी चीज़ है। जी सर। लेकिन सर, अब हम बात उसी पॉइंट पे आते हैं, सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, अब आते हैं हम जो पेशेंट की सर्जरी करनी है, तो उसमें भी अभी बहुत सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अलग अलग तरीके से लेप्रोस्कोपी जो कि एक कहा जाता है, उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे मिथ भी हैं कि अगर गांव गली का बंदा है तो उसको कहेंगे इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है, तो वो एक डर पैदा किया जाता है किसी भी चीज़ से। इसके बारे में ज़रा क्लियर वे जो होता है वो आप उसको बता दीजिए हमारे तमाम। अतर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा,
और इसका मुझे पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लोग, देखिए इसमें दो तरीके, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बहुत अच्छी सर्जरी है जी। एज ए सर्जन मैं 30 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अब तो ज़माना रोबोटिक सर्जरी का आ गया है। लेप्रोस्कोपी पीछे चली हुई है, अब रोबोटिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और ओपन सर्जरी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, मैं ओपन करके अपने हाथ से जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ के अंदर से ऑपरेट कर रहा हूँ और सामने देख रहा हूँ। इसको हमारे इंस्ट्रूमेंट जो अंदर है उसको मैं एक गैस डाल के कार्बन डाइऑक्साइड उसको अंदर नीमोपेट्रोनियम कर देता हूँ, छोटे छोटे और मामूली से होल करके उसमें जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है वो मैं डालता हूँ, और वो मुझे 2 डायमेंशनल व्यू देते हैं। और टीवी पे देख के, अब इसके बारे में जो आपने कहा बहुत, तो ये जो इसमें मैंने देखा है कि जो अभी तो बहुत कॉमन होगी, लेप्रोस्कोपी हर जगह मिलेगी, लेकिन जो लोग इसको करना नहीं जानते हैं सर्जन, तो वो चूँकि चाहते हैं ओपन करें, तो वो ये कह देते हैं कि साहब वो उसको खींच के निकाल देते हैं। कई पेशेंट आके बताते हैं साहब वो खींच के निकाला जाता है। देखिए गॉल ब्लैडर चाहे ओपन कट करके निकाला जाए या लेप्रोस्कोप से निकाला जाए, तो वो तो उसको हम लाइगेट बांधने के बाद उसको निकाल के खींची के निकालेंगे ना, तो वो साहब आधा रह जाता है अंदर आधा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर गॉल ब्लैडर इसमें पूरा ही निकलता है, अगर किसी वजह से उस वक्त आधा या छोड़ना पड़ा, वहाँ पे वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो ओपन में भी होगी, लैब से ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, उसमें व्यू ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वक्त कम लगता है, पैसा कम लगता है, हीलिंग भी जल्दी होती है। और आजकल देखिए सर्जरी कराने के बाद उसने 4 या 5 दिन भी, अगर 10 दिन 1 महीना भी वो अगर आराम किया, तो वो अगर कोई काम करने वाला इंसान है तो उसका वो भी फाइनेंशियल लॉस होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अब तो आज आप कराइए, नेक्स्ट डे या 1 दिन 2 दिन के बाद आप घर जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी वक्त तमाम हो रहा है, तो 2 सवाल एक जो हैं जो हमारे नाजरीन में से किया, तो वो मैंने अपने जहन में रखा हुआ है। एक साहब इसी तरह से था कि उन्होंने अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराया, उसमें स्टोन था, उसके बाद से उनको प्रॉब्लम होने लगी, तो जॉइंटिस की शिकार हो गए। तो कहीं ये मिथ भी हो सकता है, ये सवाल आपसे इसी वजह से, क्या ये गॉल ब्लैडर निकालने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है कि उनके लीवर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उनके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई? इसके बारे में बताइए। हाँ, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए इसमें 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये है, जो गॉल ब्लैडर उनका निकाला गया, क्या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर वो स्टोन कभी नली में स्लिप करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो भी सकती है या फ्लक्चुएटिंग टाइप की जॉन्डिस होती है। या तो वो स्टोन उनके नली में था जो मिस हो गया, या फिर ऑपरेशन के दौरान उनको कोई इन्फेक्शन पहुंच गया, जिसको लीवर में पहुंच गया, उससे जॉन्डिस हो गई, या फिर उसकी वजह कुछ और थी। अगर उनको ऑपरेशन से पहले जॉन्डिस नहीं थी, बाद में हो गई, तो कोई भी स्टोन जो ऊपर से लीवर से स्लिप करके जो उसको प्रॉपर उसका देखा नहीं गया, एक वजह वो हो सकती है। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसमें कोई चोट पहुंच गई नली में, जिसकी वजह से बाद में वो सिकुड़ गई और जॉन्डिस हो गया। तो बहुत सी वजह होती हैं, एक वजह तो नहीं, लेकिन कॉमन जो 2 वजह है कि कोई ट्रॉमा कर दिया गया सर्जरी, या उसमें कोई स्टोन रह गया जो कि पहले उसको डायग्नोज नहीं हुआ। तो उसके लिए भी अगर हो गया है तो उसे वजह मालूम करना पड़ेगी। या कभी कभी लीक हो गया ऑपरेट करने के बाद, बाइल लीक करके, तो वो बाइल जो है उस वजह से अंदर पेट में इकट्ठा हुआ, जॉन्डिस हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा वक्त। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर साहब के बताए हुए तमाम वो चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, और अपने दिमाग से वो बहुत सारे सवालात जो मिथ बनकर आपके दिमाग में छाए हुए हैं वो दूर कर देंगे। और सर्जरी के लिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए आप पुराने वक्त में जाएँ तो जर्राह ने जिस तरीके से अपनी सर्जरी करते थे, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में शायद अमराज भी बहुत जल्दी शिफायाब होने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप खुश रहेंगे, सेहतयाब रहेंगे, और हमारे जो बताए हुए नुस्खे हैं डॉक्टर साहब के, उस पर आप अमल करेंगे। अपने हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी अगले शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।